ड्रामा के पहले सीन में एक रिच बिजनेसमैन यान्सी एक पार्टी में आता है और बहुत सारी लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। यान्सी शादी करने के लिए एक लड़की चूज करने वाला होता है। फिर यान्सी एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें एक पेपर होता है जिसपे नंबर 1 लिखा हुआ होता है। पार्टी में आई हुई एक लड़की जो कि हमारे ड्रामा की फीमेल लीड यिंग होती है, उसके ड्रेस पर नंबर 1 का कार्ड चिपका हुआ होता है और यान्सी उसे अपनी ब्राइड चूज कर लेता है। यिंग यान्सी से कहती है कि थैंक यू मुझे चूज करने के लिए, मैं तुमसे कब से शादी करना चाहती थी। यान्सी उस वक्त अपनी पार्टी में आई हुई गर्लफ्रेंड यूरी की तरफ देखने लगता है। अगले सीन में यिंग वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है और यान्सी उसे थप्पड़ मारता है। फिर यान्सी यिंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन यूरी ने सुसाइड कर ली, वो मुझसे शादी करना चाहती थी और क्योंकि तुम जबरदस्ती मेरी ब्राइड बनकर आ गई ये वो देख नहीं सकी और वो मर गई। फिर वो उसे फ्यूनरल हॉल में ले जाता है और उसकी रिंग भी जबरदस्ती उतार लेता है और उसके हाथ पर जोर से मारता भी है और फिर सबके सामने उसका वेडिंग ड्रेस भी उतार लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम्हें यूरी से माफ़ी मांगनी होगी। इसके बाद यिंग यूरी से सॉरी भी बोल देती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें यिंग के डैड बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और यिंग की मॉम उसे खींचकर अपने साथ घर ले जाती हैं। फिर यिंग घर जाती है और यिंग की मॉम उसे इग्नोर करके अपनी दूसरी बेटी यूरी को प्यार करती हैं और यिंग दुखी हो जाती है। इसके बाद यूरी अपने दिल में सोचती है कि जब से मॉम ने नई शादी की है और मेरी बहन यूरी पैदा हुई है तब से तो वो मेरी परवाह ही नहीं करती। तभी वहाँ पर यान्सी आता है और यूरी और यिंग दोनों से उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो बड़े हो जाते हैं और यिंग के दिल में यान्सी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, लेकिन यूरी यान्सी को यिंग से दूर ले जाती है। प्रेजेंट सीन में यान्सी यिंग का गला दबाता है और उसे कॉफिन में डालकर मार देता है। मरने के बाद यिंग रीबॉर्न हो जाती है और वापस उसी पार्टी वाले दिन चली जाती है जब यान्सी और उसकी शादी हुई थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें पिछली लाइफ दिखाई जाती है और यिंग की मॉम उसके पास आकर कहती हैं कि तुम यान्सी को काफ़ी टाइम से पसंद करती थी, इसीलिए आज मैं उसकी शादी तुम्हारे से करवा दूंगी। यिंग बहुत एक्साइटेड होकर अपनी मॉम को हक कर लेती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। प्रेजेंट सीन में यान्सी बॉक्स खोलता है लेकिन उसका पेपर खाली होता है और उस पर कोई भी नंबर नहीं लिखा होता। यान्सी एक्साइटेड होकर यूरी के पास जाता है और उससे कहता है कि फाइनली अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। अगले सीन में यिंग की मॉम उसके पास आती हैं और उसे डांटती हैं और कहती हैं कि तुम तो यान्सी से शादी करना चाहती थी, तो फिर वो यूरी को प्रपोज क्यों कर रहा था। तुम जानती हो कि यूरी की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और अगर वो यान्सी से शादी कर लेगी तो उसका वो सीक्रेट रिवील हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें यान्सी से शादी करनी होगी। अगले सीन में यान्सी यूरी को ज्वेलरी दिखा रहा होता है और कहता है कि इसमें से जो भी पसंद करना है तुम कर लो, अगले वीक हम दोनों की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगो। इसके बाद यूरी एक पेपर का बना हुआ घर देखती है और फिर उसे ज़मीन पे फेंक देती है और तब भी वहाँ पर यिंग आ जाती है और यूरी से कहती है कि तुमने मेरा पेपर हाउस क्यों तोड़ दिया। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि यिंग हॉस्पिटल जाती है और उसके डैड बहुत बीमार होते हैं और यिंग अपने डैड से कहती है कि मेरा कोई भी घर नहीं रहा। फिर उसके डैड उसे एक पेपर हाउस देते हैं। प्रेजेंट सीन में यिंग यूरी से कहती है कि तुमने मेरे डैड का बनाया हुआ पेपर हाउस क्यों तोड़ दिया। यूरी कहती है कि ये पेपर का बनाया हुआ नकली घर था, अगर मैंने इसे फेंक कर फाड़ भी दिया तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। कमरे में एक गर्म पानी की केटल पड़ी हुई होती है और उसमें पानी बॉईल हो रहा होता है। यूरी जानबूझकर पानी की केटल के ऊपर गिर जाती है और यान्सी को कहती है कि यिंग ने मुझे जानबूझकर धक्का दिया है। यान्सी गुस्से में आकर यिंग के ऊपर गर्म पानी फेंक देता है और उसकी बॉडी जल जाती है।
प्रेजेंट सीन में यिंग सोचने लगती है कि पिछली लाइफ में तो यूरी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया था और यांजी ने मुझे जला भी दिया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर यिंग यूरी को धक्का देती है और यूरी के ऊपर गर्म पानी गिर जाता है। यांजी यिंग पर गुस्सा करके कहता है कि तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो और यूरी के ऊपर गर्म पानी क्यों गिराया। यिंग कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर यिंग यांजी से कहती है कि तुम्हें यूरी के कपड़े उतार कर चेक करना चाहिए, कहीं उसकी बॉडी पे कोई स्कार तो नहीं आ गया है। यांजी यूरी से कहता है कि अपने कपड़े उतार कर मुझे दिखाओ कि कोई स्कार है कि नहीं, लेकिन यूरी उससे कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में यिंग अपने डैड को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि आपके डैड थोड़ी देर पहले होश में आए थे और उनकी हेल्थ अब बेहतर हो रही है और जल्द ही वो ठीक भी हो जाएंगे। फिर एक पिछली लाइफ का सीन आता है। यिंग यांसी से कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे डैड का ट्रीटमेंट मत रुकवाओ, लेकिन यांसी उसकी बात नहीं मानता और आर्टिफिशियल डिवाइसेस की पावर सप्लाई खत्म हो जाती है और यिंग के डैड की डेथ हो जाती है। प्रेजेंट सीन में यूरी यिंग से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझ पे गर्म पानी गिराया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, अब मैं तुमसे बदला लूंगी। फिर यिंग कहती है कि अगर तुमने मुझसे फिर से पंगा लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सीक्रेट यांसी को बता दूंगी। फिर यूरी यिंग को पॉइजन की मेडिसिन देने की कोशिश करती है और इसी झगड़े के बीच में यिंग के डैड जाग जाते हैं और यूरी को धमकी देते हैं कि अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा सीक्रेट यांसी को बता दूंगा। तभी वहां पर यांसी आ जाता है और यूरी उसे देखकर जानबूझकर एक नाइफ पकड़ लेती है और प्रिटेंड करती है जैसे यिंग ने उसे नाइफ मारी हो। यांसी गुस्से में आकर यिंग को कहता है कि तुम यूरी को मारने की कोशिश क्यों कर रही हो, अगर तुमने यूरी को अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं डॉक्टर से कहकर तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट बंद करवा दूंगा। इसके बाद डॉक्टर यिंग के पास आता है और उसे बताता है कि आपके डैड रिकवर कर रहे हैं और अगर आप उन्हें किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन अभी कुछ देर उन्हें वेंटिलेटर पर रखना होगा। यूरी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है और वो यांसी को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक न्यू एक्सपेरिमेंट करना है, इसीलिए मुझे बहुत सारी डिवाइसेस की भी ज़रूरत होगी। फिर यांसी कहता है कि यिंग भी बहुत अच्छी डॉक्टर है और वो इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हारी हेल्प कर सकती है, मैं उसे अभी बुलाकर लाता हूँ। फिर यूरी अकेले में सोचने लगती है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत सी डिवाइसेस यूज़ होंगी और इसमें सारी पावर सप्लाई लैब की तरफ आ जाएगी। इस तरह यिंग के डैड के रूम की पावर सप्लाई कट हो जाएगी और उनका वेंटिलेटर ऑफ हो जाएगा और वो मर जाएंगे और इस तरह से मेरा सीक्रेट हमेशा के लिए एक सीक्रेट ही रह जाएगा। इसके बाद यांसी यिंग के पास जाता है और उससे कहता है कि यूरी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है और उसे असिस्टेंट की ज़रूरत है, इसीलिए मेरे साथ चलो। यिंग कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। यांसी यिंग को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट बंद करवा दूंगा और यिंग को मजबूरी में यांसी की बात माननी पड़ती है। अगले सीन में यिंग यूरी की एक्सपेरिमेंट में हेल्प करती है और यूरी उससे कहती है कि एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम पावर सप्लाई चाहिए, इसीलिए तुम पावर सप्लाई को इंक्रीज कर दो। अचानक हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है और यूरी यिंग से कहती है कि पावर सप्लाई चली गई है और अब तुम्हारे डैड के रूम में वेंटिलेटर ऑफ हो गया होगा और अब तक तो तुम्हारे डैड मर चुके होंगे। यिंग घबरा जाती है और वो रूम से बाहर जाती है पर देखती है कि हॉस्पिटल की लाइट आ रही होती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें यिंग पावर सर्किट में न्यू वायर्स इंस्टॉल कर देती है और पावर सप्लाई का बैकअप बना देती है और इसी वजह से हॉस्पिटल की लाइट नहीं जाती। प्रेजेंट सीन में यिंग यूरी से कहती है कि अब एक्सपेरिमेंट तो कंटिन्यू नहीं हो सकता, इसीलिए मैं अपने डैड के पास जा रही हूँ। अगले सीन में यिंग अपने डैड के रूम में जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो ये देखती है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी होती है। वो नर्स से कहती है कि तुमने डैड को वेंटिलेटर से क्यों उतारा, लेकिन नर्स उससे कहती है कि वेंटिलेटर के पास पानी का एक ग्लास पड़ा था और पानी वेंटिलेटर के सिस्टम के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से वेंटिलेटर का सिस्टम फेल हो गया और तुम्हारे डैड की डेथ हो गई। यिंग गुस्से में आ जाती है और वो समझ आती है कि यूरी ने ही उसके डैड
को मारा है और वो यूरी को जोर से मारने लगती है। तभी यान्सी वहां पर आ जाता है और यूरी को बचा लेता है और यिंग से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम यूरी को क्यों मार रही हो? मैं अभी तुम्हारी मॉम से जाकर शिकायत करता हूँ। अगले सीन में यूरी अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए तैयार हो रही होती है और यूरी की मॉम उससे कहती हैं कि यिंग अपनी डैड की डेथ का बदला तुमसे ज़रूर लेगी और तुम्हारा सीक्रेट भी रिवील कर सकती है। यूरी कहती है कि अगर वो मेरा सीक्रेट रिवील करेगी भी तो मैं सब संभाल लूँगी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में यूरी और यान्सी की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है और यिंग वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस पहनकर आती है और यिंग की मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हारी बहन की आज शादी है, तुम फ्यूनरल ड्रेस पहनकर क्यों आ गई हो? यूरी यिंग से कहती है कि सॉरी सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है, नहीं तो आज मैं शादी कभी भी नहीं करती। पार्टी में आए हुए लोग भी यूरी की साइड लेने लगते हैं और कहते हैं कि यूरी का क्या कसूर है कि अगर उसकी शादी आज के दिन है। फिर वो सब कहते हैं कि यिंग को इस पार्टी से निकाल देना चाहिए। फिर यान्सी यिंग से कहता है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर यिंग यान्सी को कहती है कि आज तुम्हारी शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम यूरी की सारी सच्चाई जान जाओ, इसीलिए मैं उसके बारे में तुम्हें एक बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। यूरी की मॉम यिंग से कहती हैं कि मैं यूरी की मॉम हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पता ना हो, इसलिए झूठ मत बोलो और यान्सी और यूरी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश ना करो। यान्सी यिंग से कहता है कि मैं यूरी पर यकीन करता हूँ क्योंकि वो मेरी वाइफ है, इसीलिए तुम्हें बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर यिंग एक डॉक्यूमेंट निकालती है जिसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है और जब सब वो न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं तो उसके ऊपर ये लिखा होता है कि यिंग ने अपने डैड को मार डाला क्योंकि उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे। सब लोग यिंग के खिलाफ बातें करने लगते हैं और यान्सी कहता है कि ये सीक्रेट रिवील करना चाहती थी तुम बहुत ही घटिया लड़की हो। फिर यिंग यूरी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट तुमने ही बदल दिया है। फिर यिंग कहती है कि तुम्हारा सीक्रेट अब मैं सबके सामने खुद बताऊंगी। यिंग की मॉम कहती हैं कि ये लड़की पागल हो गई है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और आज से ये मेरी बेटी नहीं है और मेरा इससे कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके बाद एक आदमी यिंग के डैड की पिक्चर लाकर उसे दे देता है और यूरी यिंग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे डैड भी मेरी शादी अटेंड करें। इसके बाद यान्सी और यूरी की शादी हो जाती है और यिंग जानबूझकर यूरी के कपड़ों पर वाइन गिरा देती है और फिर कहती है कि तुम्हें वेडिंग ड्रेस चेंज करना चाहिए। यिंग की मॉम उसे थप्पड़ मारकर कहती हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी बहन का वेडिंग ड्रेस कैसे खराब कर सकती हो। फिर यूरी यिंग से कहती है कि सॉरी सिस्टर, मुझे आज शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे डैड की डेथ भी आज ही हुई है। फिर यान्सी यिंग से कहता है कि तुम्हें यूरी से माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन यिंग फिर भी कहती है कि यूरी को पहले जाकर अपना वेडिंग ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए, उसके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसीलिए ये गंदा ड्रेस पहनकर उसे शादी नहीं करनी चाहिए। फिर यान्सी भी यूरी से कहता है कि तुम्हें ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए और इसके बाद यान्सी यूरी को रूम में ले जाता है और उसका वेडिंग ड्रेस चेंज करवाने में उसकी हेल्प करता है। लेकिन अचानक लाइट चली जाती है और यूरी यिंग को ज़बरदस्ती पकड़ लेती है और फिर उसे एक मेडिसिन खिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर यूरी वहाँ पर आग भी लगा देती है और यान्सी यूरी को लेकर कमरे से बाहर भाग जाता है। इसके बाद यिंग रूम में लॉक हो जाती है और वो दरवाजे को नॉक करने लगती है और कहती है कि दरवाज़ा खोलो। दरवाजे के बाहर उसकी मॉम खड़ी होती हैं, लेकिन वो उसको नहीं बचाती और वहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद सब बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं और बिल्डिंग में आग लग जाती है। अगले दिन यूरी, उसकी मॉम और यान्सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यूरी सबको कहती है कि यिंग की डेथ हो गई है और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। दूसरी तरफ यिंग हॉस्पिटल में होती है और वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि बिल्डिंग में आग लग चुकी होती है और अचानक यिंग के अंकल आकर उसे बचा लेते हैं। प्रेजेंट सीन में यिंग के अंकल उससे कहते हैं कि मैं अभी रिपोर्टर्स को कॉल करता हूँ और हम सबको बता देंगे कि तुम जिंदा हो, लेकिन यिंग अपने अंकल को रोक देती है और कहती है कि मैं अभी किसी को भी ये सच नहीं बताना चाहती।
यिंग के अंकल उससे कहते हैं कि इन सब लोगों ने तुम्हें मिलकर मारा है, तुम्हें इनसे बदला लेना चाहिए। यिंग अपने अंकल से कहती है कि आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। फिर यिंग के अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से बहुत लव करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और उन्होंने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली। लेकिन असल में तुम्हारे डैड बहुत ही रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर तुम चाहती हो तो तुम अपना नाम बदल सकती हो और अब से मेरी बेटी बनकर रह सकती हो और अपने दुश्मनों से बदला भी ले सकती हो। अगले सीन में यान्जी और यूरी की वेडिंग नाइट होती है और यूरी यान्जी की ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और यान्जी यूरी के साथ रोमांटिक हो जाता है और यूरी यान्जी को वो ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर देती है। फिर वो रूम से बाहर आती है और अपनी मॉम से कहती है कि आपके कहने पे मैंने यान्जी से शादी तो कर ली, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रोज़ उससे दूर कैसे रहूँगी और हर रात उसे ड्रग तो नहीं दे सकती। यूरी की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ देर तक हम यान्जी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे और फिर तुम उसे डिवोर्स दे देना। अगले सीन में यिंग अपनी अंकल की कंपनी ज्वाइन करती है और वहाँ पर काम करने लगती है। फिर 1 साल गुजर जाता है और यान्जी यूरी से कह रहा होता है कि 1 साल से मैं हैशी ग्रुप के साथ बिजनेस डील साइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस ग्रुप का प्रेसिडेंट मेरी बात मान ही नहीं रहा। यूरी कहती है कि मैंने सुना है कि हैशी ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट एक यंग लेडी हैं और अगर तुम उनसे मिलोगे तो शायद तुम उन्हें कन्विंस कर सकते हो। यान्जी कहता है कि ठीक है, हमें मिस यिंग से जाकर मिलना चाहिए। अगले सीन में यिंग की असिस्टेंट उसे बताती है कि यान्जी और उसकी वाइफ आपसे मिलना चाहती हैं और सुनने में आया है कि यान्जी और यूरी की एक न्यूबॉर्न बेटी भी है। अगले सीन में यूरी की बेटी रो रही होती है और वो अपनी बच्ची पर गुस्सा करके उसे मारने लगती है और मेड से कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। तभी वहाँ पर यूरी की मॉम आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसके साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकती हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें यान्जी नशे में बेहोश होता है और यूरी एक मेड को उसके कमरे में भेज देती है और फिर ऑडियंस पर यह बात रिवील होती है कि ये बच्ची यूरी की मेड की है। प्रेजेंट सीन में यूरी हेशी ग्रुप में प्रेसिडेंट यिंग से मिलने के लिए आती है और यिंग कार से बाहर निकलती है और यूरी यिंग को देखकर हैरान हो जाती है और यिंग उसके पास से गुजर जाती है और ऑफिस के अंदर चली जाती है। यूरी यिंग के पीछे पीछे जाती है और फिर उसे रोककर कहती है कि तुम जिंदा हो। यिंग कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। फिर यिंग का असिस्टेंट यूरी को कहता है कि आप मैडम से ऐसे बात नहीं कर सकती, ये मिस्टर वांग की बेटी हैं और हेशी ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। यूरी कहती है कि ये नहीं हो सकता, ये तो मेरी सिस्टर है। फिर यूरी यिंग से कहती है कि सिस्टर, तुम हमें सच क्यों नहीं बता रही, तुम तो कुछ सालों पहले मर गई थी और मॉम ने तुम्हारा फ्यूनरल भी किया था, मॉम तुम्हें कितना याद करती हैं, प्लीज मुझे सारा सच बता दो। फिर यान्जी भी वहां पर आ जाता है और यूरी को डांटता है और कहता है कि तुम हेशी ग्रुप की प्रेसिडेंट से बदतमीजी क्यों कर रही हो। फिर जब यान्जी भी यिंग को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो। फिर यूरी यिंग से कहती है कि पहले तुमने मेरी शादी पर तमाशा किया और अब तुम चाइना के सबसे अमीर आदमी मिस्टर वैंग की बेटी होने का ड्रामा कर रही हो। यान्जी यिंग से कहता है कि ये बिजनेस डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम इसे खराब मत करो, मैं तुम्हें 1 मिनट का वक्त देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ। फिर यिंग कहती है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ कि हेशी ग्रुप तुम लोगों के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करेगा और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर यान्जी का असिस्टेंट उसे बताता है कि हेशी ग्रुप की तरफ से एक मैसेज आया है और हमें बताया गया है कि उन्होंने हमारे साथ सारी बिजनेस कॉपरेशन कैंसिल कर दी है। यान्जी हैरान रह जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, अभी अभी तो यिंग ने सारी बिजनेस कॉपरेशन कैंसिल की थी, इसका मतलब है कि वो सच में हेशी ग्रुप की प्रेसिडेंट है। अगले सीन में यूरी और यान्जी घर जाते हैं और यूरी अपनी मॉम को बताती है कि उसने आज
यिंग को देखा था और उसकी मॉम भी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि यिंग तो मर चुकी है, वो जिंदा कैसे हो सकती है। फिर यूरी अपनी मॉम को बताती है कि यिंग मिस्टर वांग की बेटी होने का ड्रामा कर रही है। फिर यांजी यूरी और उसकी मॉम को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें यिंग के सिग्नेचर और उसके बारे में कुछ डिटेल्स होती हैं और वो कहता है कि ये सारी डिटेल्स यिंग से बिल्कुल डिफरेंट हैं और इस बात से प्रूव हो जाता है कि उन दोनों की शक्ल ज़रूर मिलती है, लेकिन यिंग वो यिंग नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि वो तो मिस्टर वांग की बेटी है। 3 दिनों बाद हमारी बेटी की बर्थडे है और हमें यिंग को इस पार्टी में बुलाना चाहिए और उसे बिजनेस डील के लिए कन्विंस करना चाहिए। अगले सीन में यिंग के अंकल उसे यूरी की बेटी का बर्थडे कार्ड देते हैं और कहते हैं कि यांजी ने तुम्हें बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है। फिर यिंग एक डॉक्यूमेंट निकालती है और कहती है कि आज मैंने यांजी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, इसीलिए मैं इस बर्थडे पार्टी में ज़रूर जाऊंगी। अगले सीन में यांजी और यूरी की बेटी की बर्थडे पार्टी होती है और एक आदमी यूरी की मॉम से कहता है कि लास्ट ईयर आपकी बेटी की डेथ भी आज ही की डेट पर हुई थी और आप आज के दिन अपनी ग्रैंड डॉटर की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकती हैं। यांजी गुस्से में आकर उस आदमी से कहता है कि आज से आपके साथ हमारी सारी बिजनेस कॉपरेशन बंद है, अब हम आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। तभी वहां पर यिंग आ जाती है और सारे हैरानी से उसे देखने लगते हैं। फिर यांजी यिंग से सॉरी बोलता है और कहता है कि कल यूरी ने आपसे बदतमीजी की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर यिंग यांजी को एक डॉक्यूमेंट गिफ्ट करती है और यांजी को लगता है कि शायद यिंग उसके साथ बिजनेस प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो गई है। फिर यांजी यूरी को कहता है कि तुम्हें यिंग को सॉरी बोलना चाहिए और यूरी यिंग को सॉरी भी बोलती है। फिर यिंग यूरी से कहती है कि क्या मैं सच में तुम्हारी बहन से बहुत मिलती हूँ। यूरी की मॉम यिंग को कहती हैं कि हाँ, मेरी बेटी की शक्ल तुमसे बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर यिंग कहती है कि आपकी बड़ी बेटी कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यूरी और उसकी फैमिली काफ़ी घबरा जाती है और टॉपिक को भी बदल देती है। इसके बाद यांजी सबके सामने अनाउंस करता है कि वो हेशी ग्रुप के साथ जल्दी ही बिजनेस डील साइन कर लेगा और पार्टी में आए हुए गेस्ट्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लगते हैं। फिर अचानक स्क्रीन पर एक पिक्चर डिस्प्ले की जाती है जिसमें यूरी किसी लड़के के साथ रोमांस कर रही होती है। यांजी वो पिक्चर देखकर हैरान हो जाता है और यूरी से कहता है कि ये सब क्या है और यूरी यांजी से कहती है कि मैं यूएसए में पढ़ाई कर रही थी और तुम जानते हो कि वहाँ का माहौल कितना ज़्यादा ओपन है, इसीलिए वहाँ पर मैंने भी एक बॉयफ्रेंड बना लिया था और ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड ही है। यिंग कहती है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग एडवांस माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन हम तो इतने ओपन माइंडेड नहीं हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर यिंग कहती है कि हेशी ग्रुप की रेपुटेशन मेरे लिए बहुत मैटर करती है, इसीलिए मैं तुम जैसे लोगों के साथ डील नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करूँगी और इसके बदले में तुम लोगों को मुझे अपनी कंपनी के 5% शेयर्स देने होंगे। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हारी कंपनी के साथ डील साइन करने के बारे में सोचूंगी। यांजी यिंग की बात मान जाता है और कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद यिंग की असिस्टेंट कहती है कि यूरी और यांजी की बच्ची का डीएनए टेस्ट होगा। यूरी घबरा जाती है क्योंकि वो ये बात जानती है कि ये बेटी उसकी नहीं है। यांजी कहता है कि ठीक है, मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ और वो बच्ची को लेकर भी आ जाता है। फिर यिंग की असिस्टेंट बच्ची को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए ले जाती है और थोड़ी देर बाद रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, लेकिन यिंग जब रिपोर्ट खोलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये बच्ची यूरी और यांजी की ही है। इसके बाद यिंग डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है और यूरी की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और यूरी से कहती हैं कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा मैं बिलियनेयर बन जाऊंगी। यूरी भी बहुत खुश होती है और फिर वो अपनी बच्ची को जाकर गोद में भी उठा लेती है और पार्टी में आए हुए गेस्ट ये बात करने लगते हैं कि ये बच्ची तो बहुत लकी है, इसकी फर्स्ट बर्थडे पे ही इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है और इसकी फैमिली इतनी अमीर हो जाएगी। फिर यूरी की डॉटर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है।
फिर यिंग उस बच्ची को अपनी गोद में लेने की कोशिश करती है, लेकिन यूरी उसे बच्ची नहीं देती। फिर यूरी की मॉम आकर कहती हैं कि बच्ची को यिंग की गोद में दे दो। वैसे भी यिंग बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और अगर ये बच्ची उसकी गोद में जाएगी तो ये भी लकी हो जाएगी। फिर यूरी यिंग को अपनी बच्ची दे देती है, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि कहीं उसका सीक्रेट बाहर ना आ जाए। इसके बाद यूरी घबरा कर एक प्लेट गिरा देती है और वो शीशे की प्लेट टूट जाती है और इसी बीच यूरी को शीशे का ग्लास लग जाता है और उसके हाथ से खून भी बहने लगता है। दूसरी तरफ यूरी की बेटी को भी चोट आई होती है। फिर यूरी और उसकी बच्ची का ब्लड देखकर पार्टी में आए गेस्ट्स ये बात करने लगते हैं कि माँ और बेटी का ब्लड तो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। फिर पार्टी में आए गेस्ट्स ये डिमांड करते हैं कि बच्ची का डीएनए टेस्ट यूरी के साथ भी होना चाहिए। यूरी कहती है कि ड्रामास में ये सब बकवास बातें दिखाई जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि ब्लड कंपैटिबल हो, क्योंकि ब्लड में अक्सर इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड इनकम्पैटिबल भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी की मॉम मैं नहीं हूँ। फिर यिंग यांसी से कहती है कि बच्ची का अभी भी अपनी मॉम के साथ डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए हम आप लोगों की फैमिली पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और इसीलिए हम आपके साथ बिजनेस डील भी नहीं करेंगे। फिर यांसी कहता है कि मैं अपनी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ और मुझे यकीन है कि ये बेटी हम दोनों की ही है। फिर यूरी की मॉम कहती हैं कि हमें पार्टी को खराब नहीं करना चाहिए और जल्दी से बच्ची की बर्थडे पार्टी को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन यिंग इंसिस्ट करती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए और फिर यांसी उसकी बात मान जाता है और वो यूरी को फोर्स करने लगता है कि डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। यूरी घबरा जाती है, लेकिन वो यांसी को फिर से बेवकूफ़ बना लेती है और कहती है कि यिंग हमें जानबूझकर टेस्ट कर रही है और वो देखना चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते हैं। फिर यांसी कहता है कि मैं अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करता हूँ और इस डीएनए टेस्ट को करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यिंग यूरी के घर की मेड को वहाँ पर बुला लेती है जो इस बच्ची की असली माँ होती है और यांसी की घर की मेड सबको बता देती है कि ये बच्ची मेरी है और यूरी हैरान रह जाती है क्योंकि अब उसका सच सबके सामने आ चुका होता है। यूरी की मॉम कहती हैं कि ये सब बकवास है और ये मेड झूठ बोल रही है, लेकिन मेड कहती है कि ये सच है और ये बच्ची मेरी ही है। फिर मेड सबको एक वीडियो भी दिखा देती है जिसमें यूरी मेड और उसकी बच्ची के साथ बुरा सलूक कर रही होती है। फिर मेड सबको बताती है कि यूरी ने मुझे पैसे दिए थे और उसने कहा था कि वो हमारा हमेशा ख्याल रखेगी, लेकिन जब से मेरी बच्ची पैदा हुई है तब से ये मेरे और मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही है, इसीलिए आज मैं इसकी सारी सच्चाई सबको बताने के लिए आई हूँ। यूरी की मॉम कहती हैं कि ये मेड झूठ बोल रही है, लेकिन मेड यूरी से अपनी बच्ची लेने की कोशिश करती है और यूरी की मॉम कहती हैं कि ये मेड बिल्कुल पागल हो गई है, इसे जल्दी से बाहर निकालो। फिर यिंग सबको एक सलूशन देती है और कहती है कि हमें बच्ची का डीएनए टेस्ट दोबारा करवा लेना चाहिए और बच्ची का टेस्ट अब यूरी और इस मेड दोनों के साथ होगा। इस तरह से सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मेड कहती है कि मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यूरा मेड के कान में कहती है कि अगर तुम डीएनए टेस्ट के लिए मना कर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। फिर मेड सबको बताती है कि अभी भी यूरी मुझे पैसे देने की ऑफर कर रही है, लेकिन अब मैं इसकी बातों में कभी भी नहीं आऊंगी। इसके बाद यांसी कहता है कि बच्ची का यूरी के साथ डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। फिर बच्ची का यूरी के साथ डीएनए टेस्ट होता है और जब रिजल्ट आता है तो यांसी रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये बच्ची यूरी की नहीं है। फिर वो यूरी पे नाराज़ होता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। फिर यूरी कहती है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है और ये टेस्ट रिपोर्ट फेक है। फिर यिंग यांसी से कहती है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रही है, तुम्हें इससे सच पूछना चाहिए। फिर यांसी फिर से रिपोर्ट देखता है और रिपोर्ट देखकर गुस्से में आकर यूरी को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला।
फिर यूरी की मॉम कहती हैं कि यूरी की बड़ी बहन यिंग ने उसकी ड्रिंक में एक ड्रग मिला दिया था और इस वजह से वो इनफर्टाइल हो गई थी और इसी वजह से हमने एक मेड को हायर किया और उसके साथ तुम्हें नाइट स्पेंड करने को कहा था क्योंकि यूरी इनफर्टाइल हो चुकी थी। यूरी यान्जी से कहती है कि मैं एक औरत हूँ और तुम खुद ही सोचो कि एक औरत अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने कैसे दे सकती है। मैं बहुत मजबूर थी और यान्जी फिर से बेवकूफ़ बन जाता है और यूरी को सॉरी बोलता है और कहता है कि तुमने मेरी वजह से कितनी मुश्किलें उठाई, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिर यान्जी यिंग से कहता है कि यूरी की सिस्टर की सारी गलती है और उसी ने ही यूरी को इनफर्टाइल करने के लिए उसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था, इसीलिए यूरी का इस सब में कोई भी कसूर नहीं है। फिर यूरी की मॉम कहती हैं कि यिंग की बड़ी बहन बहुत बदतमीज़ थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये सब उसी की वजह से हुआ है। फिर यूरी यिंग से कहती है कि मेरे हस्बैंड को एक और चांस दे दो और ये डील ज़रूर साइन कर लो, नहीं तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। फिर यिंग यूरी से कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ के सारे सीक्रेट्स को जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने अपनी बहन को मर्डर किया है। यूरी यिंग से कहती है कि आप कब से मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं और मुझ पर इतने इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं। फिर यिंग सबके सामने अनाउंस करती है कि हेशी ग्रुप आप लोगों के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करना चाहता। यान्सी कहता है कि हमने क्या गलत किया है, हमें ये तो बताइए कि हमारा कसूर क्या है। यिंग कहती है कि अगर तुम मेरे साथ बिजनेस डील करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी वाइफ की सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा, फिर ही तुम मेरे से आकर बिजनेस डील के बारे में बात करना। फिर यान्सी यूरी को कहता है कि तुमने मुझसे क्या छुपाया है। फिर यान्सी अपने असिस्टेंट से कहता है कि यूरी की 20 साल पुरानी जिंदगी के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करो और जल्दी मुझे रिपोर्ट भेजो। अगले सीन में यान्सी का असिस्टेंट यूरी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर आ जाता है और यान्सी को देता है। जैसे ही यान्सी वो रिपोर्ट खोलता है उस रिपोर्ट में सारा कुछ यिंग के खिलाफ होता है और ये बात प्रूफ हो जाती है कि यिंग की वजह से ही यूरा इनफर्टाइल हो गई थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि यूरी यान्सी के असिस्टेंट को अपने कमरे में बुलाती है और उसके साथ नाइट स्पेंड करती है और कहती है कि तुम्हें ये रिपोर्ट यिंग के खिलाफ बनानी होगी और असिस्टेंट उसकी बात मान जाता है। प्रेजेंट सीन में यिंग यान्सी को यूरी की असली रिपोर्ट्स भेज देती है और जब यान्सी वो रिपोर्ट खोलता है तो उसे एक बहुत शॉकिंग बात पता चलती है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि यूरी को HPV डिजीज़ है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है और ऑपोजिट सेक्स के किसी आदमी के साथ इंटीमेट होने की वजह से होती है और उसे इस बात का भी पता चलता है कि यूरी के बहुत सारे मिसकैरेजेस भी हुए हैं। यान्सी गुस्से में आकर यूरी से कहता है कि तुमने मुझसे इतने सारे झूठ बोले और तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता अगर तुम मुझे सारा सच पहले ही बता देती। फिर यिंग की असिस्टेंट उसे मैसेज करके बताती है कि यान्सी को सारी सच्चाई का पता चल गया है और यिंग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर यान्सी यूरी से कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन यूरी उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद यिंग की असिस्टेंट यूरी और यान्सी के असिस्टेंट की इंटीमेट वीडियो भी यान्सी को दिखा देती है और यान्सी गुस्से में आकर अपने असिस्टेंट को घर से बाहर निकाल देता है। फिर यूरी और उसकी मॉम यान्सी से सॉरी बोलने लगते हैं, लेकिन यान्सी गुस्से में आकर उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता और अपने गार्ड से कहता है कि इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो और इस घर से बाहर निकाल दो। यूरी यान्सी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पुलिस में मत भेजे और उसे ये याद दिलाती है कि वो उसको 20 साल से जानता है और अब वो उसकी वाइफ भी है, इसीलिए वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन यान्सी उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद यान्सी यिंग की असिस्टेंट से यिंग का नंबर लेता है और उससे कॉल करके कहता है कि मैं आपके साथ बिजनेस कॉर्पोरेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन यिंग उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं आपकी कंपनी के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करना चाहती। उसके बाद यान्सी गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है कि
अब वो क्या करे। लेकिन फिर यूरी उसे एक आइडिया देती है और कहती है कि मुझे यकीन है कि मैं यिंग को किसी ना किसी तरह मना लूंगी। यिंग बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी दिखती है। अगर मैं उसे अपनी सिस्टर की पिक्चर दिखाऊंगी और उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे साथ बिजनेस डील कर ले तो वो मेरी बात ज़रूर मान जाएगी। फिर यांसी कहता है ये ठीक है, अगर तुम बिजनेस डील दिलवाने में मुझे कामयाब हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर इस घर में रख लूँगा। अगले सीन में यिंग के अंकल उससे कहते हैं कि अब तुम्हें सबके सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देना चाहिए। लेकिन यिंग अपने अंकल से कहती है कि मैं अभी किसी को भी सच नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं अपने दुश्मनों से अच्छी तरह से बदला लेना चाहती हूँ, फिर ही मैं सबके सामने सच रिवील करूंगी। इसके बाद यिंग की असिस्टेंट उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारी सिस्टर तुमसे मिलने के लिए आई है और यिंग उसे ऊपर भेजने को कहती है। थोड़ी देर बाद यूरी यिंग के ऑफिस में आती है और उससे कहती है कि मुझे बचा लो, मेरी मॉम और मेरा हस्बैंड मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स देने की धमकी दी है और मेरी मॉम भी कह रही हैं कि वो मुझे मार डालेंगी क्योंकि मैंने उन लोगों की बिजनेस डील खराब कर दी है। फिर वो यिंग को अपनी सिस्टर की तस्वीर भी दिखाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह लगती हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सिस्टर समझकर तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अगर तुम मेरी फैमिली के साथ ये बिजनेस डील कर लोगी तो मेरी मॉम सोचने लगेंगी कि मैं भी यूज़फुल हूँ और उनको फ़ायदा दे सकती हूँ, इसीलिए वो मुझे मारने की कोशिश नहीं करेंगी। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बिजनेस डील हमारे साथ कर लो। यिंग कहती है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। अगले सीन में यूरी, यांसी और यूरी की मॉम बिजनेस डील साइन करने के लिए यिंग के ऑफिस में जाते हैं और यूरी की मॉम यूरी से कहती हैं कि तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। फिर यूरी कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि यिंग बिल्कुल मेरी बहन जैसी दिखती है और अगर मैं उसे इमोशनली ब्लैकमेल करूंगी तो वो मेरी बात ज़रूर मानेगी। फिर यांसी कहता है कि अगर ये बिजनेस डील साइन हो गई तो हमारी कंपनी चाइना की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। इसके बाद यांसी यिंग के पास जाता है और उससे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देता है और कहता है कि मैं आपके साथ डील साइन करने के लिए आया हूँ। यिंग कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं आपके साथ बिजनेस डील साइन करना चाहती हूँ। मेरे ऑफिस में इस वक्त बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। फिर यिंग यांसी से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ये डील साइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी कंपनी को बदले में ख़रीदना चाहती हूँ, फिर ही हम दोनों के बीच में कोई कॉपरेशन हो सकती है। यांसी कहता है कि मैं आपको अपनी कंपनी कभी भी नहीं बेचूंगा। फिर यूरी यिंग से कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, तुम बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी दिखती हो और जब मेरी सिस्टर जिंदा थी तो वो हमेशा मेरी हेल्प किया करती थी, इसलिए तुम भी मेरी हेल्प करो। यिंग कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर जैसी दिखती ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी सिस्टर ही हूँ। यूरी की मॉम कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, यूरी तो मर चुकी है। यिंग कहती है कि मैं जिंदा हूँ और मैं तुम लोगों से बदला लेने के लिए आई हूँ। फिर यूरी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो यिंग का फ्यूनरल भी कर दिया था, वो जिंदा कैसे हो सकती है। फिर यूरी की मॉम यिंग से कहती हैं कि तुम इतनी अमीर कैसे हो सकती हो, तुम तो अपने डैड के मेडिकल बिल्स देने के भी काबिल नहीं थी, तो फिर तुम इस कंपनी की ओनर कैसे हो सकती हो। यिंग कहती है कि मेरे डैड आपसे बहुत लव करते थे और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास आ गए थे, लेकिन मेरे डैड सू फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली चाइना की एक रिचेस्ट फैमिली है, इसीलिए मेरे अंकल ने मुझे ये कंपनी गिफ्ट कर दी और इसी वजह से आज मैं इतनी ज़्यादा अमीर भी हो गई हूँ। फिर यूरी कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इस कंपनी की प्रेसिडेंट हो, तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। यिंग कहती है कि इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मैं आज इस कंपनी में प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठी हूँ और मेरे बिजनेस पार्टनर्स मेरे साथ डील करने के लिए आए हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। फिर यिंग अपनी असिस्टेंट को कहती है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ और यिंग की मॉम उससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर यूरी यिंग से कहती है कि मॉम ने मुझे ये सब करने को कहा था, इसीलिए तुम मॉम को पुलिस के हवाले कर दो पर मुझे माफ़ कर दो।
यिंग यूरी और उसकी मॉम का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और यिंग पुलिस से कहती है कि मेरी मॉम और सिस्टर को अरेस्ट कर लो। फिर यांसी यिंग से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब हम दोनों को डील साइन कर लेनी चाहिए। हम दोनों 20 साल पुराने दोस्त हैं और अब अगर हम बिजनेस पार्टनर्स भी बन जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और बिजनेस पार्टनर्स बनने के बाद हम दोनों शादी भी कर लेंगे। यिंग यांसी से कहती है कि जब मैंने तुम्हें बताया था कि यूरी ने मेरे डैड को मार दिया है तो तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसके बाद उसने मुझे भी मारने की कोशिश की लेकिन तब भी तुमने यकीन नहीं किया। मैंने तुम्हें बहुत बार चांसेस दिए हैं लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भी चांस नहीं दूंगी। यांसी यिंग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम दोबारा से लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यिंग कुछ बॉक्सेस लेकर आती है और कहती है कि इनमें बहुत सारे पेपर्स हैं और अगर तुमने वो वाला पेपर चुना जिसमें ये लिखा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कॉपरेशन करूंगी तो मैं तुम्हें बिजनेस डील साइन करने पे मना नहीं करूंगी। लेकिन अगर इसमें ये लिखा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस डील साइन नहीं करूंगी तो फिर तुम मुझे नहीं मना सकते। इसके बाद यांजी बॉक्सेस को ओपन करता है लेकिन सारे पेपर्स के ऊपर यही लिखा होता है कि यिंग यांजी के साथ बिजनेस डील साइन नहीं करेगी। यांसी गुस्से में आकर कहता है कि तुमने जानबूझकर सारे पेपर्स में यही लिखा है कि तुम मेरे साथ बिजनेस डील नहीं करोगी। मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और तुम मुझे हरा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। यिंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस डील कभी भी नहीं करूंगी। अगले दिन यांसी जाकर ऑफिस में काम करने लगता है और फिर वो दिन रात काम ही करता रहता है और अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में लगा रहता है लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। फिर एक दिन उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सारी कंपनीज ने हमारे साथ बिजनेस कॉर्पोरेशंस कट ऑफ कर दी हैं। इसके बाद यांसी के कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी उसके पास आते हैं और वो भी उससे हर किस्म का बिजनेस कॉर्पोरेशन ख़त्म कर देते हैं। और फिर यांसी यिंग के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी कंपनी को ख़रीदना चाहती हो। अगर ये ऑफ़र वैलिड है तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी बेचना चाहता हूँ। यिंग कहती है कि मैं अब तुम्हारी कंपनी को ख़रीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फिर यिंग के गार्ड्स यांसी को पकड़ लेते हैं और यिंग ऑफिस के अंदर चली जाती है। फिर यिंग के अंकल उसे कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम बिजनेस में इतनी सक्सेसफुल हो जाओगी। और यिंग अपने अंकल से कहती है कि अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे भी जाना है। और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।